पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कूलॉम के नियम का रूप और उनका सदिश विश्लेषण। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर कुछ हटकर है, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं कि अगर दो छोटे गोलक, एक गोलक ए और दूसरा गोलक बी, यदि दोनों गोलक को एक दूसरे में संपर्कित कर दिया जाए तो इस स्थिति में उनके आवेशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका डेरिवेटिव जान जाएंगे कि ये कैसे नए चार्जेस मिलते हैं तो उसके बाद फिर न्यूमेरिकल लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे संबंधित न्यूमेरिकल एनसीईआरटी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि इस प्रकार के सवाल कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो आज का टॉपिक है कि दो छोटे गोलक, एक गोलक हमारा ए क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो आज का टॉपिक है कि दो छोटे गोलक, एक गोलक हमारा ए और दूसरा गोलक हमारा बी। दो छोटे गोलक यदि इनको एक दूसरे से संपर्कित कर दिया जाए या दोनों गोलक को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो इस स्थिति में एक गोलक आवेश को, यानी कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन रूप में है उसको निष्कासित कर देगा, तो दूसरा गोलक उस एनर्जी को अपने अंदर आकर्षित कर लेगा। ये दोनों के बीच में क्रियाएं तब तक होने वाली हैं जब तक दोनों गोलक पर आवेश की मात्रा एक समान ना हो जाए, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं हमने दो छोटे गोलक जो लिए हैं तो ये 100% है कि एक का चार्ज ज्यादा होगा और दूसरे का चार्ज कम होगा। दोनों में से ये घटना किसी पर भी हो सकती है और हमें क्या करना है कि जब दोनों को हम एक दूसरे से संपर्कित कर देंगे तो एक ऐसी कंडीशन जरूर आएगी जब दोनों गोलक पर आवेश की मात्रा एक समान हो जाएगी और हमको वही आवेश की मात्रा ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, हमने दो गोलक ले लिए, एक छोटा गोलक ए है और दूसरा गोलक बी है। अगर मैं बताऊं तो इसका पहले आवेश कितना है Q1, जबकि दूसरे गोलक का आवेश है Q2। हम क्या करते हैं, इन दोनों गोलक को एक दूसरे से ज्वाइंट कर देते हैं, यानी कि गोलक ए को गोलक बी से जोड़ देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इनमें से कोई एक गोलक कुछ चार्ज स्थानांतरित कर देता है, प्रतिकर्षित करता है और दूसरा गोलक उस चार्ज को आकर्षित कर लेता है। ये क्रिया दोनों में तब तक होती है जब तक दोनों पर एक समान नया आवेश ना उत्पन्न हो जाए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जैसे इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो गोलक ए से कुछ चार्ज, बहुत स्मॉल चार्ज Q चार्ज यहाँ से निष्कासित होगा और ये स्मॉल Q चार्ज जो आप देख रहे हैं ये गोलक ए यहाँ से इसको निष्कासित करेगा और दूसरा जो छोटा गोलक बी है ये इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि पहले आवेश कितना था Q1 और दूसरे का आवेश था Q2। जब हमने इनको संपर्कित किया, संपर्क के पश्चात तो आपको पता है नया आवेश जो Q1 था वो Q1 डैश हुआ, क्योंकि पहले इनके पास आवेश था Q1 और Q1 से इसने कितना आवेश निकाल दिया Q, तो Q1 माइनस Q और इसको हमने इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरे आवेश की बात करें तो पहले उसका आवेश था Q2, लेकिन जब उसने पहले गोले से निष्कासित आवेश Q को एब्जॉर्ब किया, आकर्षित कर लिया, तो आवेश बदलकर Q2 डैश हो गया। जो अब था पहले था Q2 और कितना आवेश इसको मिल गया Q, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसमें जोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर इसको बना देंगे सेकंड। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता दें कि सर जब दो वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है तो उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वो ऑलवेज मैक्सिमम होता है और वो फोर्स डिपेंड करता है कि पार्टिकल ए से कौन सी एनर्जी निकल रही है और पार्टिकल बी उस एनर्जी को कैसे फोर्स के साथ एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी कि मैं आपको एक बात बता दूं कि इस स्थिति में यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स अप्लाई होता है वो फोर्स हमेशा मैक्सिमम होता है, क्योंकि बहुत अधिक फोर्स से ये चार्ज निकाल देता है और बहुत ज्यादा फोर्स से ये चार्ज को अपने अंदर आसक्त कर लेता है। तो यानी कि जब भी हम दो वस्तुओं को संपर्क में रखते हैं या तो उनको
किसी वायर से जोड़ देते हैं तो इस स्थिति में जो फोर्स अप्लाई होता है वो ऑलवेज मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम फोर्स के साथ आप याद रखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई क्वांटिटी x है जो y पर डिपेंड कर रही है, तो जब भी हम x की मैक्सिमम राशि बताएंगे, अगर x y पर डिपेंड कर रहा है तो x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल ऑलवेज 0 होना चाहिए। ये मैक्सिमम की शर्त होती है। इसी प्रकार से अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पर। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा फोर्स उतनी तेजी से बढ़ेगा, यानी कि फोर्स का चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, 0। यदि फोर्स का चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0 है तो फिर ये किसकी शर्त को फॉलो करता है, मैक्सिमम फोर्स को, यानी कि मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन को बताता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। और आप जानते हैं जब छोटा गोलक A और दूसरा छोटा गोलक B दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो इन दोनों के बीच में एक मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो जाता है। और मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन होती है कि फोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है तो फोर्स का चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0 होना चाहिए। हम इस शर्त का यूज करेंगे, ये शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको एक बात बताने वाले हैं, आपको पता है सर संपर्क के पश्चात चार्जेस हमारे बदल जाते हैं, तो इस स्थिति में जो हमारा फोर्स यूज होता है, यानी कि हम सूत्र फोर्स का यूज करने वाले हैं बल का, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी कि Q1 डेज और Q2 डेज अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर। हम यहाँ पर फोर्स का मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 डेज का मतलब Q1 माइनस Q, Q2 डेज का मतलब Q2 प्लस Q बटा r स्क्वायर। हम यहाँ पर इसका मल्टीपल कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मल्टीपल करेंगे Q1 का Q2 से तो Q1 Q2 और प्लस Q1 Q, अब माइनस Q से मल्टीपल करेंगे तो माइनस Q Q2 माइनस प्लस माइनस का Q स्क्वायर, ये हमारा मल्टीपल हो जाएगा और नीचे r स्क्वायर। हम सबसे क्या इस्तेमाल करेंगे, अधिकतम बल के लिए शर्त, हम अधिकतम बल के लिए शर्त का यूज करेंगे। आपको बता दें शर्त बताया था कि फोर्स डिपेंड करता था चार्ज पर, तो अधिकतम बल के लिए फोर्स का चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो d/dq हम यहाँ से F का मान उठाकर वहां पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 प्लस Q1 Q2 सॉरी मल्टीप्लाई किए तो Q1 का Q2 से तो Q1 Q2 और Q1 Q तो यहाँ पर Q1 Q हो जाएगा माइनस Q Q2 और माइनस का Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। आपको पता है डिफरेंशियल हम Q के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, तो डिफरेंशियल के लिए मैं आपको 2-3 बातें बता दूं जो बहुत ही आपके लिए जानना जरूरी है कि डिफरेंशियल का मीन्स क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं आपको डिफरेंशियल के बारे में। डिफरेंशियल के बारे में बता दूं तो ddx x की पावर n बराबर फार्मूला होता है n x की पावर n-1, ये इसका फार्मूला होता है। और आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी कांस्टेंट राशि का, कांस्टेंट राशि क्या होती है, अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फंक्शन x में होना चाहिए, अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फंक्शन y में होना चाहिए। लेकिन अगर आप x के रिस्पेक्ट में फंक्शन कर रहे हैं और x को छोड़कर कोई भी क्वांटिटी है, y z कुछ भी है, तो इस राशि को हम लोग क्या कहते हैं, नियत। इस राशि को हम नियत या इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, तो इसका डिफरेंशियल हमेशा 0 रहता है। ये बात आप याद रखिएगा कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर फंक्शन आपका उसके रिस्पेक्ट में नहीं है तो फिर वो नियत होगा और उसका डिफरेंशियल 0 होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको याद रखना है ddx x की पावर 1। आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और फंक्शन भी वही दिया हुआ है लेकिन फंक्शन की पावर 1 है तो उसका डिफरेंशियल हमेशा याद रखिए 8 होता है। ये 3 बातें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है डिफरेंशियल के रूप में कि हमारा जो फंक्शन है हम फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं।
यदि हमारा फंक्शन x में है तो डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में होगा। तो फार्मूला रेडियस x की पावर n बराबर फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। अगर हम किसी भी कांस्टेंट राशि का डिफरेंशियल कर रहे हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। अब कांस्टेंट राशि क्या होती है बेटे, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल कर रहे हैं फंक्शन वही होना चाहिए। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फंक्शन x होना चाहिए, और अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फंक्शन y होना चाहिए। लेकिन अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं और x को छोड़कर कोई भी यहाँ पर लेटर आ जाता है, कोई भी वर्ड आ जाता है, यहाँ पर कोई किसी प्रकार का न्यूमेरिक आ जाता है तो उसका डिफरेंशियल हमेशा 0 होगा, और उसी को हम लोग नियत बोलेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि हम x के रिस्पेक्ट में, यदि फंक्शन भी हमारा x के रिस्पेक्ट में है, x ही है और उसकी पावर 1 है, तो उसका डिफरेंशियल हमेशा 1 रहेगा। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखना है डिफरेंशियल करते समय। तो आइए इसमें आप लोग ध्यान देते हैं। हम लोग डिफरेंशियल q के रिस्पेक्ट में करने वाले, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा r स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो dy dq यहाँ बचेगा q1 q2 प्लस q1 q माइनस q2 माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई में है तो ये 0 में चला जाएगा। तो dd q यहाँ बचेगा q1 q2 प्लस q1 q माइनस q2 माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0। हम q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, याद रखिएगा हम q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने वाले हैं तो फंक्शन भी हमारा q में होना चाहिए। आपको पता है जब हम q1 q2 का q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो हमारा डिफरेंशियल 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हम q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पर q1 q2 है। मैंने बताया था किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा प्लस हम q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, हमको यहाँ पर q दिख रहा है तो q1 कांस्टेंट, इसको रोक लेंगे तो q की पावर कितना है 1। मैंने बताया था किसी भी पावर 1 का डिफरेंशियल हमेशा 1 होता है, इनटू 1 कर लेंगे माइनस, फिर आपने कहा कि हम q के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ भी q है तो q2 कांस्टेंट, q2 को रोक लेंगे इनटू q की पावर 1 तो 1 का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा माइनस q स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो ये देखिए सर x की पावर n n x की पावर n माइनस 1 यानी कि ddq अगर हम q स्क्वायर का करते हैं तो 2q 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 2q की पावर 1 और 1 लिखो चाहे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2q बराबर 0। तो ये आपके सामने आ जाएगा q1 माइनस q2, उसको उधर भेज देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, वहां से q का वैल्यू निकाल लेंगे, q बराबर q1 माइनस q2 बाई 2। हमको पता चल गया। अब हम ये जान चुके हैं कि जब हमने दोनों गोलों को संपर्क में रखा था या हमने दोनों गोलों को किसी तार से जोड़ दिया था तो इस स्थिति में जो चार्ज गोले A से निकलकर गोला B में गया था उस चार्ज का मान कितना है। अब हम जान चुके हैं कि जो स्मॉल q चार्ज जो बहुत ही सूक्ष्म छोटा चार्ज था गोले A से निकलकर गोले B में गया था, तो इस स्थिति में उस अननोन चार्ज का वैल्यू कितना था q बराबर q1 माइनस q2 बटा 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से q का मान उठाकर फर्स्ट और सेकंड में पुट कर देंगे और हमें यहाँ से q1 डेज और q2 डेज का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जल्दी से नोट कर लो। हम एक काम करते हैं, इसको हम रफ किए दे या हम ये वाला टॉपिक पता यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिख देते हैं इसके नीचे इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा था ये देखिए q1 डेज बराबर q1 माइनस q, तो q1 माइनस q का वैल्यू जरा उधर पुट कर देंगे q1 माइनस q2 बटा 2 ब्रैकेट में कर लेंगे। अब इसका हर बराबर करेंगे, इसका हर बराबर करेंगे तो 2 को q1 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2q1 माइनस का q1 और माइनस माइनस प्लस का q2 और बटे में आपके आ जाएगा 2q1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2q1 माइनस q1 प्लस q2 और बटा 2, यानी कि यहाँ से हमें q1 डेज का वैल्यू मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, q का वैल्यू दोबारा कहाँ पुट करेंगे q2 डेज में, यानी कि यहाँ से हम इक्वेशन सेकंड का इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन सेकंड से। तो q2 डेज बराबर q2 प्लस q दिख रहा है तो q का मान यहाँ रख देंगे q1 माइनस q2 बटा 2, हर बराबर करेंगे इसका तो 2q2
प्लस Q1 माइनस Q2 बटा 2, तो Q2 डैश बराबर Q1 2Q2 माइनस Q2, तो प्लस का Q2 बटा 2। आपने देखा कि Q1 डैश और Q2 डैश दोनों के मान आपस में बराबर है। हम कह सकते हैं अतः Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बटा 2। यानी कि जब दोनों छोटे गोलक को एक दूसरे के संपर्क में कर दिया जाता है तो इस स्थिति में दोनों से बनने वाले जो नए चार्ज होते हैं Q1 डैश Q2 डैश दोनों के मान आपस में बराबर हो जाते हैं। मुझे पता चल गया कि मैंने आपको एक रूल बताया था आवेश का संरक्षण सिद्धांत, वो मैंने बताया था कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। हम कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो उस समय सिर्फ मेरा उद्देश्य ये होता है कि दोनों के बीच में जो चार्ज का कम ज्यादा होना है उसको इक्वल करना होता है। यानी कि जब दोनों को संपर्क में करते हैं तो सिर्फ मेरा उद्देश्य ये होता है कि दोनों पिंडों के गोलों के आवेश बराबर हो जाएं, और जैसे दोनों के आवेश बराबर हो जाते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि अब दोनों को आवेशित करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि आप पता चल गया कि रगड़ने से पहले दोनों को संपर्क में रखने से पहले उनके चार्ज Q1 और Q2 थे। मैंने जैसे उनको संपर्क में रखा तो संपर्क में रखने से जो ज्यादा आवेश वाला गोला था उससे कुछ चार्ज निकलकर गोले बी में चला जाता है, तो इस स्थिति में हमारा चार्ज बदल जाता है। और मैंने आपको बता दिया था कि जब भी हम संपर्क में रखते हैं तो इस कंडीशन में दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये मैक्सिमम फोर्स इसलिए अप्लाई होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी दोनों के आवेश आपस में बराबर हो जाएं। तो इसका मतलब जब भी हम न्यूमेरिकल का इस्तेमाल करेंगे, जब भी क्वेश्चन हमसे कहेगा कि दोनों आवेशों को स्पर्श कराने के पश्चात संपर्क में रखने के पश्चात, तो आप हमेशा याद रखना उस स्थिति में हम जो फॉर्मेट बनाएंगे चार्ज का Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बटा 2, ये हमारा फार्मूला रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।